बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैमिली के अंदर अमूमन एक छोटा बच्चा पैदा होता है और उसकी माँ 1 दिन 2 दिन के बाद आपके पास आती है, डॉक्टर साहब आ ज़रा मेरे बच्चे नूं वेखे जे पीला-पीला सारा नज़र आ रहा है, जॉन्डिस नियोनेटोरम। अब अगर डॉक्टर साहब ने नियोनेटोलॉजी की ये स्किप किया होगा तो बहुत मसला हो जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से कवर करेंगे। नियोनेटोरम बेसिकली क्या, न्यूनेट्स 1 से 28 दिन के अंदर कभी भी, लेकिन अमूमन बच्चा प्रेज़ेंट कर जाता है। होता क्या है हमारे पास, जो उसका मोस्टली स्क्लेरा होता है ना, वहाँ से आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि वो येलो होता है। आँख का जो स्क्लेरा है ना, ठीक है? वहाँ से एक तो आपको येलोनेस, उसकी स्किन पीली-पीली होना शुरू हो जाती है, वो सारी हम देखते हैं। देखो, अगर जॉन्डिस नियोनेटोरम के बारे में बात करेंगे तो एक्सेसिव बिलीरुबिन इन द ब्लड, उसका जो बच्चे का ब्लड है उसके अंदर बिलीरुबिन, ठीक है? तो मैंने याद रखा था, कुछ लोग बिलीवर्डन लिखाते हैं, ये नहीं होता, BIB से याद रखो, बिलीरुबिन। रूबी नामी लड़की है, उसका बच्चा हुआ, उसके अंदर एक्सेसिव बिलीरुबिन है, ठीक है? तो रूबी से याद कर लो, मैंने यूँ याद किया हुआ था। एक्सेसिव बिलीरुबिन इन दी ब्लड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बिलीरुबिन जो है ना, वो कॉन्जुगेट बिलीरुबिन हो सकता है और अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, ठीक है? तो अब 2 तरह की टाइप्स हैं, दोनों डिपेंड करती हैं और हमें बता देती हैं कि मसला आया कहाँ पे है, आया कि वो फिज़ियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है ये हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाए, ठीक है? अनकॉन्जुगेटेड हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है जी कॉन्जुगेटेड हो सकता है, ठीक है? अनकॉन्जुगेटेड का दूसरा नाम लिखा हो, अनकॉन्जुगेटेड मतलब क्या, बिलीरुबिन जो है ना वो प्रोटीन के साथ लीवर के अंदर अगर बाइंड कर जाए तो वो कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब आपस में उन्होंने मिलाप कर लिया है। अनकॉन्जुगेटेड मतलब अभी मिलाप नहीं हुआ उनका, तो मतलब इनडायरेक्ट हो गया, इसको हम कहेंगे बिलीरुबिन। और कॉन्जुगेट को मैं कह देता हूँ कि मतलब उसका मिलाप हो गया, तो मतलब वो दोनों डायरेक्ट हो गया, मियाँ-बीवी जिस तरह होते हैं, ठीक है? तो वो अब डायरेक्ट को मैंने कॉन्जुगेट के नाम से याद किया हुआ। तो ये मेरे कुछ निमोनिक है, थोड़े-से यूँ कह लें कि रोमांटिक से हैं, लेकिन अगर किसी को ना अच्छे लगे तो वो अपने निमोनिक बना ले। मैं जिस तरह याद करता हूँ, हमारे टीचर्स ने हमें जिस तरह करवाया, मैं उसी तरह करूँ। अच्छा, अब मोस्टली जो अनकॉन्जुगेटेड होता है ना, इसकी काज़ेज़ क्या है और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के बढ़ने की काज़ेज़ क्या है, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ। अनकॉन्जुगेटेड मोस्टली हमारे पास फिज़ियोलॉजिकल होता है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है? क्यों बढ़ा है ये, हमारे पास कोई भी फिजियोलॉजिकल काज़ हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई भी लिवर के अंदर पैथोलॉजिकल काज़ हो सकती है, कोई भी बॉडी के अंदर पैथोलॉजी। लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बड़ा है, मतलब अब वो लिवर के अंदर उसकी कॉन्जुगेशन हो चुकी है, अब लिवर के बाद का मसला है कुछ ना, तो ये ऑलवेज़ पैथोलॉजिकल होगा, ठीक है? मतलब अब शुरू में कोई मसला नहीं है, बाद में कुछ ना कुछ लफड़ा है, तो पैथोलॉजी कोई चल रही है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा। ईज़ी हो गया। अब हम क्यों इतना इसको डिस्कशन, बड़ा है तो बड़ा रहे, पीला है बच्चा होता तो होता रहे। नहीं, बच्चे को पीला नहीं होने देना, उसका येलो स्क्लेरा आपको इंडिकेट कर रहा है, अगर खुदा ना खास्ता अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये वाला जो मैंने कहा ना, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर ये उसके ब्लड के अंदर मुसलसल ज़्यादा रहा, तो वो उसके दिमाग के ऊपर जाके एक्ट करेगा, तो उसको न्यूरोलॉजिकली जो है ना, वो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन जो है ना, वो आना शुरू हो जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसको हम, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं करनेक्टेरस, ठीक है? तो नेक्टेरस जो है ना, बच्चों के अंदर डेवलप हो सकता है। क्या करेगा, ये ब्रेन को डैमेज करेगा। वजह क्या है, हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड है बिलीरुबिन का ब्लड के लेवल, या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का ब्लड के अंदर बढ़ जाना लेवल। ये 2 वजह हो सकती हैं, ठीक है? अब हम डिस्कशन करने से पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी आपने मेडिसिन के अंदर, हेपेटोलॉजी के अंदर भी देखी होगी, पहले वो हम डिस्कशन करते हैं। अगर वो आपको समझ आ गई तो आपका मेडिसिन, सर्जरी, वो सारे के सारे इसके अंदर इंशाल्लाह कवर हो जाएँगे। देखो, हमारे पास नॉर्मल बिलीरुबिन जो हमारे पास बना है, ठीक है? नॉर्मल बिलीरुबिन, इसका मेटाबॉलिज़्म जो है ना, वो हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, बनता कैसे है और इसकी टूट-फूट और वो सारी की सारी मेटाबॉलिज़्म मैं यहाँ पे आपके साथ देखो, होता क्या है, जो आपके खूबसूरत से अल्लाह पाक ने आरबीसीज़ दिए हुए हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़, लेकिन बच्चों के अंदर ये जल्दी टूटना है, वो सारा एक सारे आरबीसीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती हैं, ठीक है? अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, बेसिकली 2 पार्ट्स है, जब ये टूटेगा, तो ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एक हमारे पास हीम के अंदर कन्वर्ट होगा और एक हमारे पास होगा ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। ठीक है।
अब ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, प्रोटीन क्या है बेसिकली बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ये हमारे पास दोबारा जो नए आरबीसीज़ बन रहे हैं ना, उसकी यूटिलाइज़ेशन के अंदर हमने इसको प्रोटीन को खा के बॉडी ने यूज़ कर लेना है। तो मतलब ये रीअपटेक हो जाएगी। मसला सारा रह गया ये हीम का, ठीक है? वो कहते हैं ना कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल कहाँ जाएगा? तो मसला तो हीम का है, हीम मेरी जान कहाँ जाएगा? हीम के अंदर बेसिकली होते क्या है, अगर आपने बायोकेम पढ़ी हो तो इसके अंदर ये जो है ना पोरफायरिन्स रिंग होती हैं और दरमियान में इसके जो है ना वो एक खूबसूरत सा आयरन होता है। तो हीम को अगर मैं मज़ीद एलैबोरेट करूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पोरफायरिन रिंग होगी, ठीक है? और हमारे पास क्या होगा? आयरन। अब आयरन का भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, ये भी हम रीअपटेक यूज़ कर लेंगे, ठीक है? मसला फिर रह गया पोरफायरिन को हमने किधर लेके जाना है? तो ये मेरी जान है हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? बिलीवर्डिन के अंदर पहले कन्वर्ट होगा, ठीक है? वो कहते हैं ना प्रोग्राम क्या था वो एक मीम भी चल रही है आजकल प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो मतलब इसने पोरफायरिन ने किसके अंदर बढ़ जाना है? बिलीवर्डिन के अंदर। प्रोग्राम बढ़ गया से याद कर लो, ठीक है? तो बिलीवर्डिन के अंदर पहले ये चेंज होगा, ठीक है? अब बिलीवर्डिन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे मैं कहता हूँ बिलीवर्डिन रिडक्टेज जो इसकी रिडक्शन करवाएगा। तो बिलीवर्डिन हमारे पास रिडक्टेज एंजाइम होता है, ठीक है? जो कि इसके ऊपर एक्ट करेगा बिलीवर्डिन के अंदर और इसको अब बिलीरुबिन के अंदर रूबी वाला आ गया ना, ठीक है? अब यहाँ पे आके हमारे पास बिलीरुबिन जो है ना वो हमारे पास बन गया BIB। ये BID है, बिलीवर्डिन है और ये BIB बिलीरुबिन है। तो मैंने ये निमोनिक याद किया। पहले बिट आया है, बढ़ गया प्रोग्राम वर्डिन में, ठीक है? और फिर उसके बाद रूबी आई है, ठीक है? तो ये बिलीरुबिन हो गया। अब ये बिलीरुबिन जो है ना वो हमारे पास इसको हमने ट्रांसफ़र करना होता है किसको? लिवर के पास, ठीक है? ट्रांसपोर्टेड टू लिवर बाय एल्ब्यूमिन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज़, ठीक है? अब ये सारा प्रोसेस अभी लिवर से पहले हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन इसकी नहीं हुई, तो इसको मैं कह सकता हूँ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास जो बना है ना, ये हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है या फिर इसको मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास है जी इनडायरेक्ट हमारे पास बिलीरुबिन हो गया, ठीक है? अब ये जो है ना, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है, ठीक है? और अब इसने जब बाउंड करना है ना लिवर के अंदर जब एल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है? तो अब इसको मैं यहाँ पे एक लिवर बना देता हूँ। यहाँ पे जो बिलीरुबिन है ना, ये यहाँ पे लिवर में जो है ना वो एल्ब्यूमिन के साथ जो है यूँ कह लें कि एक किस्म का बाइंड कर लेगा। इन मोस्ट सिंपलेस्ट वे में बताना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद जब ये बनेगा, हमारे पास नवा नुकोर निकल आएगा, तो ये हमारे पास होगा जी कॉन्जुगेटेड हमारे पास बिलीरुबिन हो जाएगा, ठीक है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब ये वाला जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ना, ये हमारे पास रिलीज़ होता है जो आपकी बाइल होता है ना, लिवर लिवर से जो है ना वहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है, फिर जब वो आप खाना खाते हैं तो बाइल रिलीज़ होता है। तो ये इस बाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास अब कॉन्जुगेटेड मतलब जिसके साथ प्रोटीन लगी हुई है एल्ब्यूमिन, वो वाला सारे का सारा आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ठीक है? अब ये वाला जो बाइल के अंदर बाइल बेसिकली कहाँ पे जा रही है? गट के अंदर, ठीक है? अब गट के अंदर ख़ास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो इस कॉन्जुगेट बिलीरुबिन को हमारे पास अगर वो गट में रहेगा तो इसको स्टर्कोबिलिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? स्टर्कोबिलिन के अंदर, ठीक है? और अगर ये फिर दोबारा ब्लड वेसल से अब्ज़ॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाएगा तो वहाँ पे ये फिर यूरिन के अंदर निकलेगा, तो ये इसको हम कहेंगे अगर यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रहा है तो इसको हम कहेंगे यूरोबिलिन। ठीक है? यूरोबिलियन हो गए पेशाब के अंदर, स्टर्कोबिलियन मतलब एस से क्या है हमारे पास ओह एस से क्या है सेक्स, ठीक है? तो वही यहीं से याद कर लो कि हमारे पास जो अगर फीसिस के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास स्टर्कोबिलियन होगा, अगर यूरिन के अंदर यूरोबिलियन। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ काज़ेज़ हैं जो कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बढ़ा रही हैं, ठीक है? वो अब मैं यहीं पे इसको मैंने चार्ट इसलिए बनाया है। तो काज़ेज़ इंक्रीज़्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन किसके अंदर बढ़ेगा? अगर उसको मसला कहाँ पे है? प्री हेपेटिक मतलब लीवर से पहले जो भी मसला है उसके अंदर अगर बिलीरुबिन बढ़ा है तो वो हमेशा कौन-सा होगा? अनकॉन्जुगेटेड होगा, ठीक है? तो अब ये समझ आ गई हमारे पास जो प्री हेपेटिक काज़ेज़ जो है ना वो इसकी बड़ी वजह है
अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की। तो प्री हेपेटिक यहाँ पे काजेज़ मैं लिख देता हूँ इनके बढ़ने की, तो हमारे पास काजेज़ हैं, प्री हेपेटिक काज़ यहाँ पे आ जाएगी। जो कंजुगेट बिलीरुबिन है ये कब बढ़ेगा? हो सकता है ये हमारे पास जो है ना एक्सक्रीशन के अंदर कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। तो ये हमारे पास किसके अंदर बढ़ता है? पोस्ट हेपेटिक के अंदर बेसिकली हमारे पास मतलब लीवर के अंदर जब वो कंजुगेशन होगी उसके बाद मसला आ रहा है, तो मतलब हमारे पास पोस्ट हेपेटिकली जो भी बिलीरुबिन बढ़ा है लेवल, वो हमारे पास मसला आगे कहीं है। लीवर तक ठीक है, तो लीवर ने क्या करना है, उसकी कंजुगेशन करवा देनी है। तो कंजुगेट या डायरेक्ट बिलीरुबिन पोस्ट हेपेटिक काज़ की वजह से हमारे पास होता है। ईज़ी हो गया। अब कुछ ऐसी केसेज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास अनकंजुगेटेड भी बढ़ा हुआ होता है। आप टेस्ट करवाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, यार यहाँ पे तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है और कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी बढ़ा हुआ है। तो क्या वजह हो सकती है? तो इसका मतलब है कि लीवर जो है ना फ़ंक्शन तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। जितना उससे हो सका उसने इसको कंजुगेट में कन्वर्ट कर दिया, बाकी वहीं पे पड़ा हुआ था। मतलब लीवर के एंजाइम्स जो है ना, ठीक है? उनके अंदर प्रॉब्लम है या लीवर के अपने अंदर प्रॉब्लम है, कोई सिरोसिस हो चुकी है, तो हमारे पास लीवर प्लस इसके एंजाइम के अंदर अगर कोई मसला होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे पास लीवर फंक्शन कर रहा है, तो जो कर रहा है तो इसका लेवल भी बढ़ा हुआ होगा और अनकंजुगेटेड का बढ़ा हुआ होगा। तो दोनों का लेवल अगर बढ़ा हुआ तो मतलब लीवर के अंदर एक मसला है। अगर अनकंजुगेटेड तो प्री हेपेटिक है, कंजुगेटेड तो पोस्ट हेपेटिक है, मतलब लीवर बिल्कुल क्लियर है, उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, ईज़ी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि व्हाई जॉन्डिस मोर कॉमन इन न्यूबॉर्न? बच्चों के अंदर हुआ ही क्यों है इतना कॉमनली, हम इसको क्यों डिस्कशन करने की इतनी ज़रूरत पड़ गई है? तो वो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन होती है और उस बच्चों की हीमोग्लोबिन 18 से 22 मिलीग्राम 22 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है? नॉर्मली फीमेल के अंदर 11 से 14 या फिर मेल के अंदर 13 से 16 इतना मोर और लेस होती हैं, ठीक है? लेकिन बच्चों के देखो 18 से 22 कितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारे पास आ गई है, ठीक है? मास ही बहुत ज़्यादा है। तो फीटल हीमोग्लोबिन एचबीएफ जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकती, तो वो बेसिकली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब है उसने अब टूटना ही टूटना है। तो फीटल हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन यूँ कह लें कि 60 से 70 दिन तक होता है। जो पुराने होते हैं वो जल्दी टूटना शुरू कर देते हैं, 60 से 70 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है फीटल हीमोग्लोबिन। इस वजह से जितने ज़्यादा टूटेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे ये चार्ट के अंदर देखो, आरबीसीज़ टूटे, हीम निकला, ग्लोबुलिन निकला, वो सारे पोरफेरन बिलीवर्डेन वो ये इतना ही ज़्यादा बनेगा। जितना ज़्यादा आरबीसी टूटा, हीम फीटल हीमोग्लोबिन टूटा, उतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो यही वजह है कि न्यूनेट्स के अंदर बोर कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया की कंडीशन है। मतलब अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो जो कंडीशन जो बनती है उसको हम कहते हैं अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया का केस, हम इसको कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है? अब यहाँ पे इटियोलॉजी क्या है, वजह क्या है? या तो हमारे पास जो बिलीवर्डिन है ये वाला, ठीक है? ये प्रोड्यूस बिलीरुबिन सॉरी, ठीक है? बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनना है ना, तो बिलीरुबिन जो है ना या तो ये प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिगर से पहले, लीवर से पहले बिलीवर्डिन हद से ज़्यादा प्रोड्यूस, वजह क्या हो सकती है? आरबीसीज़ की प्रोडक्शन कम है और उसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है। या फिर हमारे पास उसकी कॉन्जुगेशन जो है ना यहाँ पे लीवर के अंदर, उसके अंदर मसला है, या फिर डिफेक्टिव बिलीरुबिन जो है ना वो क्लीयरेंस फ्रॉम द ब्लड जो बना हुआ है उसकी क्लीयरेंस नहीं हो रही। तो हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनेमिया के अगर अनकंजुगेटेड की काज़ेज़ पूछ लें तो आपने कहना है कि ये हमारे पास बन ज़्यादा रहा है और उसकी क्लीयरेंस कम हो रही है, ठीक है? एक तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, ज़्यादा आरबीसीज़ टूटे हैं, लेकिन चलो टूट गए तो फिर क्या, क्लियर भी तो हो जाए, लेकिन उसकी क्लीयरेंस हमारे पास कम है। प्रोडक्शन ज़्यादा, क्लीयरेंस कम, तो पेशेंट प्रेज़ेंट करेगा अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया। होपफुली मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा, ठीक है? अब इसके अंदर बेसिकली हमने कहा काज़ेज़ क्या हो सकती है, फिज़ियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा फिज़ियोलॉजिकल कहा था मतलब कि बच्चों के अंदर हमने कहा कि ये एचबीएफ ज़्यादा होता है, इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है और बच्चों की हीमोग्लोबिन क्योंकि ज़्यादा जब वो नॉर्मल लाइफ के अंदर आएगा, फीटल लाइफ से हमारे पास अब दुनिया के अंदर आ गया न्यूनेट के अंदर, तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है वो टूट रहे तो हैं तो फिर। ठीक, इसके अलावा कुछ हमारे पास एनीमियाज़ होती हैं जो कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को बढ़ा दिया करती हैं। वो कौन-कौन सी हो सकती हैं? जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ये हीमोलिटिक एनीमियाज़। तो अगर मैं इसके दरमियान यूँ लाइन लगा दूँ, ठीक है? तो हमारे पास यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास कुछ हीमोलिटिक एनीमियाज़ हैं, ठीक?
ये रेड से मैं लिखता हूँ। तो एक और काज़ इसका हमारे पास आ गया हीमोलिटिक एनीमिया, कि ऐसी एनीमिया जिसके अंदर हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी वजह से हो सकता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज़ की जो है ना वो G6PD डेफिशिएंसी हो, जो उसकी मेम्ब्रेन इतनी ना हो, या फिर ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं, आगे आ रही हैं। या फिर माँ कोई ड्रग्स ले रही थी या बच्चा किसी ड्रग्स के ऊपर आ गया है, या फिर उसको हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो चुकी है, तो इसके अंदर हमारे पास ये हो सकता है। हो सकता है कि उसको पॉलीसाइथीमिया हो गया हो, मतलब इंक्रीज़ उसका आरबीसीज़ काउंट जो है ना वो पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट करता है, तो ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा टूटेगा तो वो होगा। हो सकता है मदर जो है ना, अगर हमारे पास डायबिटिक हो, ठीक है? इन्फेंट ऑफ द डायबिटिक मदर हो, या पोस्ट मैच्योरिटी हो, या डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, कॉर्ड को हमने क्लैंप बड़ी देर से किया है, या फीटो मैटरनल या फीटो फीटल ट्रांसमिशन हो चुकी है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? कुछ हमारे पास उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक काजेज़ हो सकती हैं, गैलेक्टोसीमिया हो सकता है, हाइपोथायराइडिज़्म हो सकता है। वो सारी आप इस कैटेगरी के अंदर लिख देंगे कि जो हमारे पास इंक्रीज़ करवाएँगी, ठीक? फिर आप लिख सकती हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसको हो गई है, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा, ठीक है, वो सारे का सारा। या फिर आप लिखें ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफर क्रिकुलर निगार सिंड्रोम, आपने एक पढ़ा होगा क्रिकुलर निगार सिंड्रोम, ठीक है? तो वो भी इसके अंदर आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा। ठीक है? अब ये है हमारे पास कोई भी पैथोलॉजिकल काज़ आ गया, या फिर फिज़ियोलॉजिकली कब हम इसको करेंगे, जब हमें कोई भी वजह नहीं मिल रही कि हाँ, ये भी इस बच्चे के अंदर नहीं है, क्रिगलर निजार भी नहीं है, उसको G6PD डेफिशिएंसी भी नहीं है, हीमोलिटिक भी नहीं है, पॉलीसाइथीमिया भी नहीं है, हमने सारा रूल आउट कर लिया, सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, तो फिर हम कहेंगे हाँ, अब फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस है कि बच्चे पैदाइश के बाद उसका ज़्यादा एचबी था, तो अब वो टूटा, तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास। और ये अमूमन हेल्दी इन्फेंट्स के अंदर होता है, तो ये नॉर्मल है, माँ को आपने कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास फिज़ियोलॉजिकल में आ जाएगा। क्लिनिकल जॉन्डिस जो है ना 24 आवर के अंदर-अंदर आपको अपेयर हो जाएगा, और जो टोटल बिलिरुबिन है ना वो 5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर पर डे से कम ही रेज़ होता है, लेकिन पीक जो है ना वो 3 से 5 दिन के अंदर जो है ना वो आपको मिल जाती है। 24 आवर के अंदर शुरू होता है और 3 से 5 डेज़ के अंदर आपको पीक मिल जाती है, ठीक है? और टोटल बिलिरुबिन जो है ना वो 12.9 टर्म के अंदर होता है, और 15 से ज़्यादा होगा तो वो प्री टर्म का होगा, और ये यूँ कह लें कि 1 हफ़्ता लगता है बच्चे को, ठीक है? और इसके अंदर ये सारे का सारा रिज़ॉल्व हो जाता है। बच्चा 1 हफ़्ते के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे पास जो है ना वो लाइट होती है, वो आगे आएगी इसकी कंजुगेशन के अंदर, ठीक है? तो फोटोथेरेपी वाली किसके अंदर देनी है, ये भी एक क्वेश्चन है कि हम अनकंजुगेटेड में देंगे या कंजुगेटेड में? कुछ कमेंट में अगर किसी को पता तो बताएँ, लेकिन आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस का अगर मैकेनिज़्म थोड़ा-सा मैं समझा दूँ, तो यही है कि इंक्रीज़्ड रुबिन लोड, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास वो टूटी है, तो अब लीवर तो बच्चों का इतना मैच्योर नहीं होता ना, वो तो नया-नया बच्चा बेचारे का लीवर अभी नाज़ुक-सा है, तो अगर ये लोड ही बढ़ जाएगा तो वो जॉन्डिस की एक निशानी होगी, क्योंकि वो उसको ज़्यादा कंजुगेशन के अंदर नहीं कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? या फिर हमारे पास लीवर से डिफेक्टिव अपटेक हो रहा है, तो मतलब कि लोड ज़्यादा और अपटेक उसका कम है, तो इसकी वजह से। या फिर हमारे पास जो कोagुलेशन हो रही है, बच्चा चलो कोशिश कर रहा है लेकिन वो डिफेक्टिव है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो एक्सक्रीशन भी नहीं कर पा रहा बाइल के अंदर, अगर वो कंजुगेशन हो भी है तो वो बाइल के अंदर नहीं एक्सक्रीट पा रहा। एट द एंड क्या होगा, वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और ब्लड से वो फिर रेज़ हो जाएगा। ये थी हमारे पास एक जॉन्डिस के बारे में, ठीक है? तो यहाँ से अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैंने ट्राई किया है कि जितना मैक्सिमम मुझे आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है? ये चीज़। अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, हीमोलिटिक डिज़ीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न,